कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमिर और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस की। हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव मोशन की बात करी थी, है ना। तो उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस अभी करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड्स पे, ग्राफ्स पे। तो आज का हमारा जो मेजर पोर्शन रहेगा वो ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। जस्ट एक और दो क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए इसे, क्या कह रहा है ये। बोला है कि टेक्स 1 मिनट फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन एस्केलेटर टू रीच द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड। एस्केलेटर आप जानते हैं सभी लोग, जो आपने अक्सर मॉल में देखा होगा, जो अपने आप चलने वाली सीढ़ियां होती है ना। तो उस पे अगर एक बंदा खड़ा हो जाए और वो मशीन चालू है, एस्केलेटर चल रहा है, तो बंदा जब नीचे ग्राउंड से उस पे खड़ा हुआ और एस्केलेटर के साथ 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 वो जो ऊपर तक पहुंचा, तो उसे 1 मिनट लग गया वहां तक पहुंचने में। ठीक है, एक कंडीशन आपको ये दे रखी है। बोला गया इफ the escalator is not moving, it takes him 3 minutes to walk on the steps to reach the top. तो कई बार ऐसा आपने देखा है ना मॉल में कि वो एस्केलेटर काम नहीं करता, आपको वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चलना पड़ता है। तो दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, उन्हीं सीढ़ियों को जब बंदा खुद चढ़ के अपनी स्पीड से चलता है तो 3 मिनट उसे ऊपर चलने में लगते हैं। क्लियर है बात। पूछा गया आपसे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पर्सन टू रीच द टॉप इफ ही वॉक्स अप द एस्केलेटर व्हाइल इट इज मूविंग। पूछा गया कि अगर वो एस्केलेटर भी चल रहा है और बंदा उस पे खड़े रहने के बजाय खुद भी चलने लग जाए, उस पे चलते हुए एस्केलेटर पे बंदा भी अब चल रहा है, तो कितना टाइम उसे ऊपर पहुंचने में लगने वाला है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ऑप्शन एक बार देखें अगर, तो सारे ऑप्शन जो हैं वो 1 मिनट से ज्यादा वाले हैं एक्सेप्ट दिस। बाकी तीनों ऑप्शन 1 मिनट, मोर देन 1 मिनट वाले हैं। अब तुम खुद सोचो कि जब एस्केलेटर चल रहा था और बंदा उस पर खड़ा था तो 1 मिनट में ऊपर पहुंच गया, लिखा हुआ है। अब एस्केलेटर भी चल रहा है और बंदा भी ऊपर उस पर चल रहा है, तो जल्दी पहुंचेगा ना ऊपर। जल्दी पहुंचेगा मतलब 1 मिनट से कम में पहुंच जाएगा। अपना आंसर सीधा सीधा अपन यहाँ मार्क कर सकते हैं, 0.75 मिनट्स। पर चलो अपन इसे हालांकि पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट समझना रिलेटिव मोशन का, बट अपन आंसर कर सकते थे बिना इसे सॉल्व किए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं जल्दी से। ये अगर एस्केलेटर है, ऊपर चलता हुआ, यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ तक बंदा पहुंच रहा है, ठीक है, टॉप तक। सोचो इसकी अगर लेंथ एल है, ओके, तो जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उसमें क्या बोला है कि एस्केलेटर चल रहा है, तो अगर 1 मिनट उसको ऊपर पहुंचने में लगता है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि वेलोसिटी ऑफ जो एस्केलेटर है वो कितनी है। भाई यहाँ जो सीढ़ी है जो सबसे नीचे अभी भी यहाँ बनी हुई है, वो सबसे ऊपर तक पहुंच गई कितनी देर में, 1 मिनट में, क्योंकि सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे वो बंदा आके खड़ा हुआ और 1 मिनट बाद वो सबसे ऊपर तक पहुंच गया था। तो सीढ़ी को जिस पे बंदा खड़ा हुआ है सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाने में 1 मिनट लगा, और उसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ द एस्केलेटर के बराबर एल। तो मैं बोलूंगा कि स्पीड ऑफ द एस्केलेटर कितनी हो गई, लेंथ बाय टाइम विच इज एल बाय 1, या एल मीटर्स पर मिनट। ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ द एस्केलेटर। ठीक है, अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में इस बार एस्केलेटर नहीं चल रहा, बोला हुआ है इस बार बंदे को आगे बढ़ना है, तो बंदा यहाँ से चलना शुरू हुआ, ऊपर चढ़ता चढ़ता यहाँ तक पहुंचा कितनी देर में, 3 मिनट में। इस बार आपको टाइम दिया हुआ है 3 मिनट्स, यहाँ टाइम था 1 मिनट, यहाँ टाइम दिया आपको 3 मिनट्स। तो अगर मेरे को बंदे की स्पीड लिखनी है, स्पीड ऑफ द मैन, तो मैं क्या लिखूंगा, एल बाई 3 मीटर पर मिनट, क्योंकि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एल, जो एस्केलेटर की लेंथ है वो, और कितनी देर में, 3 मिनट्स में। तो ये हो गई बंदे की स्पीड। अब सोचो जो थर्ड केस आपको दे रखा है, थर्ड केस में बोला है कि इस एस्केलेटर पे ये एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और साथ में बंदा भी इस पे चल रहा है। इस बार दोनों कंडीशंस है। तो सोचो अब जो इनकी स्पीड होगी ऊपर चढ़ने की वो क्या हो जाएगी, जो एस्केलेटर की स्पीड है प्लस स्पीड ऑफ मैन, इतनी स्पीड से वो ऊपर जाएगा। बात क्लियर है। कितनी लेंथ है, एल लेंथ है, अपने को टाइम फाइंड करना है, तो टाइम अपन निकाल सकते हैं एल बाई स्पीड, स्पीड इज वी ई प्लस वी एम, क्योंकि आप दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
L बाई वी ई आपको लिखा है L और वी एम है L बाई 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आंसर आएगा 3/4 मिनट्स। एल से एल कैंसिल हो जाएंगे सारे, नीचे एलसीएम आएगा 3, आएगा 4/3 नीचे, ऊपर आके हो जाएगा 3/4 मिनट्स। और यही आपका आंसर था 0.75 मिनट्स। क्लियर है बात? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या करना था कि अब दोनों देखो, अब मोशन सपोर्ट कर रहा है ना भाई, एस्केलेटर मूव कर रहा है तो बंदे को ऊपर लेके जा रहा है, और बंदा खुद भी चल के ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों मोशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे टोटल स्पीड प्लस कर ली। अब सोचो ऐसा होता कि क्वेश्चन ऐसा आपको उल्टा दिया होता कि एस्केलेटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है और बंदा उस पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाह रहा है, मतलब उल्टा सिनारियो मान लो कि नीचे होते हुए एस्केलेटर पे एक बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अपने को यहाँ स्पीड माइनस करनी पड़ती है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब उसकी ओवरऑल जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती, क्योंकि वो खुद जाना चाह रहा है ऊपर लेकिन एस्केलेटर लगातार उसको नीचे लेके आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम सिचुएशन सोच के देख सकते हैं कि कहाँ पे अपने को प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन आपके सामने ये, दो ट्रेन हैं, takes 3 seconds to pass one another when going in opposite direction। ठीक है, ऐसा इसने बोला। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ट्रेन अगर यहाँ है और दूसरी ट्रेन अगर यहाँ है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो पास करने में इनको कितना सेकंड लगे? 3 सेकंड इनको लगे पास करने में। अब यहाँ ध्यान रखना कि ट्रेन पास करना मतलब क्या होता है। एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को कंप्लीटली पास कर रही है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रेन यहीं खड़ी होती, लेट्स से जो नीचे वाली ट्रेन है वो यहीं खड़ी है, ठीक है, चल नहीं रही, तो ऊपर वाली जो ट्रेन है वो जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाती ना, तब तक हम उसे नहीं बोलेंगे कि उसने पास किया। पास करना मतलब पूरी की पूरी ट्रेन कॉर्नर से कॉर्नर तक उससे आगे बढ़ जाए, इसको बोलते हैं पास करना। तो मतलब जो पहले इंजन यहाँ था, जिस लेट्स से इंजन है वो अब इंजन यहाँ तक पहुंच चुका है, इसको बोलते हैं पास करना। ठीक है, जस्ट यहाँ इंजन पहुंचेगा, इसे हम पास करना नहीं बोलेंगे। ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई, इसे हम पास करना नहीं बोलेंगे, अभी तो ये पैरेलल आके खड़ी हुई है। पैरेलल से भी आगे निकल जाए, जब इसका लास्ट डिब्बा भी इसको क्रॉस कर जाए, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन पूरी की पूरी पास हो गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। और बोल रहा कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो लेट्स से ये v1 स्पीड से चलती हैं, ये v2 स्पीड से चलती है, और पास करने में जो टाइम लगा वो आपको लगा 3 सेकेंड्स। फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बट ओनली 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%। ओके, अगर किसी एक की स्पीड अपन 50% से इंक्रीज कर दें, मतलब 1.5 गुना कर दें, तो अब सिर्फ 2.5 सेकंड्स ही इसको लगेंगे पास करने में। तो अब अगर लेट्स से अपन v1 की स्पीड कर देते हैं 1.5 v1, अभी जो चल रही है ये 1.5 v1 से चल रही है, और ये जो है अभी भी पुरानी स्पीड से ही चल रही है v2 की स्पीड से। तो अब जो पास करने में समय इसको लगा, वो समय लगा यहाँ पे 2.5 सेकंड्स, और पहले ये जो समय लगा था, ये समय लगा था 3 सेकंड्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। The time one would take to pass the other when going in the same direction at the original speed is। ये आपसे पूछा गया कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो एक दूसरे को पास करने में इनको कितना टाइम लगता। ये आपसे पूछा गया एट द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल मतलब v1 और v2 से अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो कितना टाइम इनको लगता है एक दूसरे को पास करने में। क्लियर है बात? अब यहाँ जो खास बात है अपन देखते हैं कि सबसे पहली बात तो अपने को रिलेटिव मोशन यूज करना है, तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है। रिलेटिव मोशन में क्या है कि एक को रोक देते हैं, तो मैंने इस सेकंड ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही रोकते हैं तो जिसको रोका उसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में पहले वाले को मिल जाती है, तो v2 इधर है तो इसको मिल जाएगी इस तरफ v2। मतलब रिलेटिव स्पीड अगर देखी जाए तो मैं लिखूंगा v रिलेटिव अब हो गई आपके पास v1 प्लस v2। और ये तो हम पहले भी जानते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव में एडिशन हो जाता है, v1 प्लस v2 हो जाता है। ठीक है, अच्छा कितने डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी? तो सोचो कि अगर इस ट्रेन की लेंथ l है और इस ट्रेन की लेंथ भी l है, ठीक है,
दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, L। तो इस इंजन को, अगर मैं इस इंजन की बात करूं तो इस इंजन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? क्या ये L और साथ में खुद की लंबाई भी L, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने 2L। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी ट्रेन की दोनों की लंबाई है, दोनों का एडिशन हो जाता है जब क्रॉस करने की बात होती है। तो टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल करी एस रिलेटिव अगर देखें इसका डिस्प्लेसमेंट, तो वो है 2L। आप चाहो तो L1 L2 भी ले सकते हो, कहीं लिखा नहीं है कि सेम डिस्टेंस है। आप चाहो तो L1 L2 ले लो, क्योंकि आगे जाके सारी चीजें कैंसिल ही होनी है, इसलिए मैंने सीधा L ले लिया इसको। एस रिलेटिव यहाँ पे 2L आ गया, और टाइम आपको दे रखा है तो मैं टाइम लिख सकता हूँ एस रिलेटिव बाय वी रिलेटिव, और ये आपको दे रखा है 3 इक्वल टू 2L बाय V1 प्लस V2। ये एक रिलेशन अपने को यहाँ से मिल गया। सेकंड केस में अगर बात करें तो फिर से मैंने इसको रोक लिया तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में इसको मिल जाएगी। तो इस बार आपको जो V रिलेटिव मिलेगा वो मिलेगा 1.5 V1 प्लस V2, और इस बार भी जो क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस है वो तो 2L ही है। तो इस बार मैं टाइम लिखूंगा 2.5 इक्वल टू 2L बाय 1.5 V1 प्लस V2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया था कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो इनको कितना टाइम लगता। अब जब सेम डायरेक्शन में है और मैं अगर मान लो किसी एक को रोक देता हूँ, तो जब रोकेंगे तो हमें पता है कि जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो V1 माइनस V2 स्पीड इसकी हो जाएगी। तो अब स्पीड V रिलेटिव हो गई V1 माइनस V2, सेम डायरेक्शन में चलती है तो ये, और क्रॉस करने में मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर ट्रैवल करना है, 2L ट्रैवल करना है। तो अब अपन जो टाइम लिखेंगे वो लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 2L बाय V1 माइनस V2। ये टाइम अपने को फाइंड करना है। क्लियर है बात? तो क्या किया जाए, जल्दी से देखो। ये दो इक्वेशन है 1 2, और यहां से अपने को निकालना है ये टाइम। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। कैसे करेंगे? दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लेंगे तो एल कैंसिल हो जाएंगे, एल कैंसिल होके V1 और V2 का यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, उस रिलेशन को हम यहाँ यूज कर सकते हैं इस टी वाली टर्म में, जो लास्ट वाली टर्म है उसमें। आप इसे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और अपना फाइनल आंसर देखिए। ठीक है, ये आपका पूरा इसमें जो फिजिक्स का रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर है यहाँ पे ट्रेन को कैसे देखेंगे। चलिए अब अपन आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, विच इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब ग्राफ्स की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो याद रखिए कि ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। हमेशा वो स्कोरिंग होते हैं, हमेशा सॉल्व करने ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ग्राफ में क्या है कि 4 ऑप्शन जो होते हैं ग्राफ में, या अगर आपको ग्राफ क्वेश्चन में दे रखा है तो ग्राफ से बहुत सारी आपको चीजें मिल जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ से मिल जाती है, और उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आज वही देखेंगे कि ग्राफ को कैसे पढ़ा जाए, कैसे ड्रॉ किया जाए, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जनरली हम हमारे मोशन में 3 टाइप के ग्राफ्स देखते हैं। फर्स्ट जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, सेकंड जो होता है वेलोसिटी टाइम, और थर्ड जो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये 3 मेजर हम बात करने वाले हैं, और इन्हीं से रिलेट करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम से ही हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी रिलेट करेंगे, वेलोसिटी टाइम से ही हम स्पीड टाइम ग्राफ को भी रिलेट करेंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे लिए होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड नंबर पे आता है डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड नंबर पे आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं वो। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना आपने सीखा था 9th-10th में। 2 एक्सिस होते हैं, तो अगर यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब y एक्सिस पे आएगा डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे आएगा टाइम। ये बात समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट को हम x से भी लिखते हैं या s से भी लिखते हैं, दोनों बातें यहाँ बताई जा सकती हैं, और इस एक्सिस पे आ जाएगा आपके पास टाइम। ठीक है, अब जो भी ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, कोई मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो ऐसा कोई रैंडम एक ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। अब यहाँ हमें क्या क्या बातें पढ़नी है इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये जो पूरा ग्राफ है ये टाइम एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इस टाइम एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ है मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो हम यहाँ ये बात देख पा रहे हैं कि इस पूरे ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ तक एक बात हमें समझ में आ गई।
एक्सिस से ऊपर बना हुआ है मतलब पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट इस पूरे टाइम के लिए पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो रही। ठीक है, एक बात हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसका फर्स्ट ये वाला पार्ट देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ग्राफ देख के मैं ये बता सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ कम था, यहाँ ऊपर आते आते डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, तो इस पूरे टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, एक्स की लगातार कम होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, और फिर से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपने 9th में पढ़ी है, वो हमें यहाँ तक समझ में आती है। ओके, अब अपन इसको रिलेट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से। याद करो जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो मैंने बोला था कि अगर कहीं लिखा हुआ है dy by dx, तो इसका मतलब होता था y x कर्व का स्लोप है। याद आया, डिफरेंशिएशन में हमने dy by dx को स्लोप से रिलेट किया था। तो ऐसे हम यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं इस कर्व में, कि अगर ये xt कर्व है तो इसका स्लोप लिखा जाएगा dx by dt से। xt कर्व का स्लोप लिखा जाता है dx by dt से, और हमें पता है कि dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, ये बात हमें पता है। तो सबसे खास बात यहाँ से जो समझ में आती है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारे पास आई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। और स्लोप कैसे देखते हैं? तो स्लोप देखने का तरीका, ग्राफ पे आप एक टेंजेंट बनाएंगे, तो मुझे मान लीजिए पी पॉइंट पे स्लोप देखना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पी पॉइंट पे। इस टेंजेंट का एंगल देखा थीटा, तो ये जो टेन थीटा बनेगा ये आपको देगा स्लोप। और स्लोप पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा लेस देन 90 होता है। स्लोप नेगेटिव कब होता है? जब थीटा मोर देन 90 होता है। तो अगर पी पॉइंट पे देखूं तो जो थीटा बना है वो थीटा लेस देन 90 है, मतलब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो ये आपने लिखा वीपी टेन थीटा पॉजिटिव है। और अगर यही मैं क्यू पे देखना चाहूँ, इस क्यूब पे अगर मैं स्लोप देखना चाहूँ, तो मैं एंगल देखूंगा ये विच इज अल्फा, और दिस अल्फा इज मोर देन 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि क्यू पे जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप नेगेटिव बन रहा है। और स्लोप क्या था? वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, और जब वो पार्टिकल क्यू पॉइंट पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। और ये बात हमें यहाँ से समझ में भी आती है कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव होता है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई है। उसके बाद जब वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो डिस्प्लेसमेंट लगातार कम होनी शुरू हुई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कम हो रही है। तो इन सारी चीजों को हम इस तरीके से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ में अलग अलग मोशन के हिसाब से क्या क्या ग्राफ बनेंगे वो देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे मतलब उसकी पोजीशन फिक्स है। फिक्स पोजीशन के लिए एक ऐसा कांस्टेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ बन जाएगा कि समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन बिल्कुल एक्स नॉट पे फिक्स है। और जब पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है। तो ये रेस्ट के लिए बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चल सकता है? जब उसका स्लोप कांस्टेंट हो, क्योंकि हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब स्लोप पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ऐसा एक कर्व यहाँ पे अपने को बनेगा विच इज पॉजिटिव वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कर्व। और अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव होती तो हमारा स्लोप अभी भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन स्लोप नेगेटिव होता है। दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो नेगेटिव वेलोसिटी के लिए स्लोप ऐसा बनेगा विद, या कर्व ऐसा बनेगा विद नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर्व है तो कैसे देखा जाए। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या क्या हो सकता है अपन देख लेते हैं जल्दी से, कि भाई वेलोसिटी इस तरफ है पॉजिटिव वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो है वो भी इसी तरफ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव है। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है इस तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है इस तरफ, और ये एक्सेलरेशन है नेगेटिव।
या तीसरा केस क्या बन सकता है कि वेलोसिटी भी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, दोनों इस डायरेक्शन में हो, दोनों नेगेटिव है। या चौथा केस ये हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो लेकिन जो एक्सेलरेशन हो वो पॉजिटिव हो। ये चार केस अपने पास यहाँ पे बन सकते हैं और इन चारों के लिए अपन ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इस बात के लिए हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्पीड लगातार इंक्रीज होती है। और अगर स्पीड इंक्रीज हुई मतलब या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि स्लोप क्या बोलता है, स्लोप होता है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए। और ये यहाँ पे हमने देखा है, देखो स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज कैसे बोल सकता हूं मैं, तो यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो 0 है, उसके बाद एंगल देखो तो एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एंगल आप बनाएंगे वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस जैसे एंगल बढ़ेगा उसको हम कहेंगे कि स्लोप बढ़ रहा है। तो ये जो कर्व बनेगा वो बनेगा एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव वेलोसिटी कर्व के लिए, या इस कंडीशन के लिए ऐसा कर्व बनेगा। तो हम इसे कह सकते हैं इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर दूसरा देखें अपन केस, तो दूसरे केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड लगातार कम होती जाती है। और स्पीड अगर कम हो रही है, वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो मतलब स्लोप भी लगातार डिक्रीज होना चाहिए। और स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक ऐसा कर्व बनेगा। इसमें देखिए तो स्लोप पहले बहुत ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, लेकिन वो एंगल लगातार अब कम होता जा रहा है, ऊपर जाके एंगल लगभग 0 के बराबर हो गया है। तो वेलोसिटी है हमेशा पॉजिटिव, ये हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव है लेकिन लगातार डिक्रीज कर रहा है। और जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इस तरीके से इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। तीसरा अगर केस देखें कि वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, भाई दोनों नेगेटिव है लेकिन सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन कैसा, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, मतलब स्लोप भी नेगेटिव आना चाहिए। और वो स्लोप लगातार इंक्रीज करना चाहिए टाइम के साथ, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव स्लोप कैसा बनेगा, तो ये कर्व नेगेटिव स्लोप का है और इसका स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ ऊपर स्लोप लगभग 0 है, लगातार स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और आप इसका जब स्लोप देखेंगे तो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। जब मोर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। और यस, दिस नेगेटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है और टाइम के साथ इंक्रीज भी हो रही है। तो ये इस केस के लिए ग्राफ बनेगा। और अगर लास्ट देखें कंडीशन कि वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब स्लोप भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो स्लोप है तो नेगेटिव लेकिन कम हो रहा है। तो यहाँ देखिए स्लोप है तो नेगेटिव, एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री है, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। और ये लगातार कम भी हो रहा है क्योंकि यहाँ एंगल था ज्यादा, अब आप जैसे जैसे आगे चलेंगे तो एंगल लगातार इसका कम होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग स्लोप, कि भाई वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन समय के साथ वेलोसिटी इसकी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ में बनती हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे ग्राफ पढ़ना, ग्राफ बनाना हमें इसमें समझ में आना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। एग्जांपल क्या कह रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 से ये x इक्वल टू 0 पे था इनिशियल पोजीशन, और यहां से ये v स्पीड से चलना शुरू हुआ, कांस्टेंट स्पीड से चला। t1 टाइम में ये यहां पहुंचा, t1 से t2 टाइम तक ये यहाँ पे रेस्ट पे रहा। ठीक है, t1 से t2 तक ये इसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहा। देन ये फिर से लौट के अपनी पोजीशन पे आया विद सेम स्पीड, और t3 टाइम में वो यहाँ तक पहुंच गया।
ये आपका पूरा एक सिनेरियो दे रखा है मोशन का। t0 से यहाँ पे चलना शुरू हुआ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, t1 में वो यहाँ तक पहुंच गया, t1 से t2 तक वो यहीं रेस्ट पे रहा, यहीं बैठा रहा, उसके बाद फिर से सेम स्पीड से पीछे की तरफ चलना शुरू हुआ और t3 टाइम में अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। पूछा इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं देखूं इसके लिए, तो देखो अपने को पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से यहाँ से देखी जाएगी, और क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट होगा v इंटू टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, यू टी हो गया, तो यहाँ स्पीड v दे रखी है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लगातार इंक्रीज हुई, लीनियरली इंक्रीज हुई ऐसी। और अपने को पता भी है कि इसका अगर स्लोप देखा जाए, इस कर्व का अगर स्लोप देखा जाए तो एक कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सही हमने ये ग्राफ बनाया है। कब तक ऐसा हुआ? तो t1 टाइम तक ऐसा हुआ, यहाँ तक। उसके बाद t1 से t2 पे रेस्ट पे रहा, तो जब रेस्ट पे रहता है तो एक ऐसा उसकी फिक्स पोजीशन पे ग्राफ बनता है, तो बिल्कुल ये रेस्ट पे रहा यहाँ तक t2 तक, है ना। पोजीशन इसकी चेंज नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज नहीं हुआ विद टाइम। और फिर उसके बाद ये लौट के अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, पोजीशन पे वापस आ गया मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो समय के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो गया, ऐसा एक कर्व बना, और ये टाइम था t3। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो स्लोप बना, क्या ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है? बिल्कुल है। और क्या यहाँ वेलोसिटी भी नेगेटिव है? बिल्कुल है। तो यस, ये नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स कि वो फिर से अपनी पोजीशन की तरफ चल के आ रहा है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, 0 है मतलब वो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेकंड अगर बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए शुरुआत से अगर देखें तो ये तो बिल्कुल सेम बनने वाला है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, t1 टाइम में ये यहाँ तक पहुंच गया, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। t1 से t2 पे रेस्ट पे रहा तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, जो था वो सेम रहा यहाँ पे t2 तक। अब अगर t2 से t3 देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो कम हो सकता है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कम लगातार हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो लगातार बढ़ती रहती है, मोशन के साथ डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती है। तो ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी, ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा, ये इसका बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। t3 टाइम में ये यहाँ तक होगा। तो आप देखें तो ये इसका जस्ट मिरर इमेज ही बना है। अब जो ये ऊपर वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ देखो तो ये जस्ट इसका मिरर इमेज है यहाँ के अक्रॉस। तो जो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका जस्ट मिरर इमेज बनता है। क्यों ऐसा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी समय के साथ डिक्रीज नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बनेगा। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। एक और ग्राफ आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और मोशन कैसा है? मोशन आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से चलना शुरू हुआ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। कुछ देर तक वो ऐसे चला, लेट्स से t इक्वल टू 0 से चलना शुरू हुआ था, t इक्वल टू t1 तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता रहा और यहाँ तक पहुंच गया। अब उसके पास कुछ स्पीड आ गई होगी और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। कब तक चला? तो लेट्स से t2 टाइम तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, ठीक है। और अब वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब अब इसके पास एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ भी है, और फाइनली ये किसी t3 टाइम पे जाके रुक जाता है। ये पूरा मोशन यहाँ पे आपको दे रखा है, ये इनिशियल रेस्ट से शुरू हुआ था, ऐसा एक मोशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस मोशन के लिए आपको पूछा गया कि बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सेस बना देते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए। शुरुआत में कहाँ से शुरू हुआ ये? लेट्स से ये 0 पोजीशन से शुरू हुआ था, इसको x इक्वल टू 0 बोल देते हैं, यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है। अब इसका इनिशियल मोशन कैसा है? इनिशियल मोशन इसका ऐसा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इनिशियल स्पीड 0 है। इनिशियल स्पीड 0 है मतलब इनिशियल स्लोप इसका जो है वो 0 है, क्योंकि स्पीड स्लोप बताता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इसका जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और स्लोप कैसे इंक्रीज होता था? क्या इस टाइप का एक स्लोप बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा? क्यों? क्योंकि इसका स्लोप देखा जाए तो हमेशा पॉजिटिव है और लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और लगातार इंक्रीज हो रही है, ऐसा एक इसका कर्व बनेगा। ठीक है, आगे देखें सेकंड सेगमेंट के लिए, इस वाले सेगमेंट के लिए। तो यहां से यहां तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ा। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ा मतलब स्लोप इसका कांस्टेंट होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट लगातार इंक्रीज होगा क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व इसका यहाँ पे बनेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, थर्ड सेगमेंट के लिए अगर बात करें तो थर्ड सेगमेंट में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड कम होती है, मतलब इसका स्लोप जो है वो भी लगातार डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही है, पॉजिटिव ही है, तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन डिक्रीज करना चाहिए। ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। देखिए, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, एंगल आप अगर इसका देखें तो हमेशा लेस देन 90 डिग्री है, लेकिन लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ एंगल ज्यादा था, एंगल कम हुआ और कम हुआ और कम हो गया और फाइनली यहाँ के रेस्ट पे आ गया, तो इसका स्लोप 0 हो गया। ये इसका ग्राफ बनेगा इस पूरे मोशन के लिए। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गई तीनों ग्राफ? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने एक टावर से ऊपर की तरफ फेंका और बोला कि ऊपर की डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेके चलना है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर यू। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाइए इस बॉल के मोशन का जब तक कि ये ग्राउंड को हिट ना कर जाए। मतलब इस पूरे मोशन के लिए जो यहाँ दिखा रखा है आपको, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए आपको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, और अपना जो रेफरेंस रहेगा वो ग्राउंड रेफरेंस रहेगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ से अपन रेफरेंस को मानेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। ओके, अगर इसका इनिशियल पोजीशन देखूं तो इनिशियल पोजीशन बॉल की है यहाँ पे, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? h के बराबर। तो t इक्वल टू 0 पे बिल्कुल मोशन के शुरू होने में ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ऑलरेडी h डिस्प्लेसमेंट पे है क्योंकि इतनी हाइट पे वो ऑलरेडी रखा हुआ है, और यहाँ से इसे ऊपर की तरफ फेंका गया। अब जब ऊपर की तरफ फेंका तो हम जानते हैं कि इसकी स्पीड ऊपर है लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g। और जब ऐसा होता है तो इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होगी, है ना, ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड लगातार कम होगी और एक टाइम पे 0 हो जाएगी। यहाँ जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और ऐसा कब होगा कि स्पीड पॉजिटिव है लेकिन लगातार कम हो रही है? जब ऐसा केस बनता है तो स्पीड पॉजिटिव और कम होती है तो स्लोप बनता है कुछ ऐसा, है ना। स्पीड जो है, आप स्लोप देख लीजिए कहीं भी, स्पीड लगातार पॉजिटिव है लेकिन लगातार कम हो रही है और ऊपर जाके हो गई 0। ये इसका कर्व बनेगा ऐसा। ठीक, अब उसके बाद का अगर मोशन देखें यहाँ से, तो यहाँ से अब इसकी स्पीड होगी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ। नीचे है नेगेटिव, मतलब स्पीड अब लगातार नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्लोप नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीज भी हो रहा है। ऐसा केस कब होता है? क्या ये इसका केस बनेगा ऐसा कि स्लोप लगातार नेगेटिव है? आप कहीं भी देख लीजिए, ये स्लोप लगातार नेगेटिव है और स्लोप लगातार इंक्रीज भी हो रहा है। यहाँ 0 था, इसके बाद लगातार नेगेटिव स्लोप और स्लोप लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होता जा रहा है मतलब स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और नेगेटिव में है। तो ये जो इसका बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गई? ये जो है ये कर्व है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये भी कर्व है और इस तरफ वाला हाफ पोर्शन भी कर्व है। और ये जो टाइम होगा, ये टाइम होगा इसको जो ऊपर जाने में टाइम लगेगा, वो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको हम देख सकते हैं। यहाँ फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर मैं देखूं तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी, टाइम आता है आपके पास u बाई जी।
तो ये जो टाइम है u बाई जी टाइम, इतनी देर में ये ऊपर पहुंच जाएगा और फाइनली नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम बता सकते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है माइनस एच, यू है इसका ऊपर की तरफ इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से जो टाइम आएगा वो हम टाइम यहाँ बता सकते हैं कि इस टी वन टाइम में ये नीचे तक पहुंच जाएगा पूरा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इनको ग्राफ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब ये जो है ये अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फिर से जितना अभी आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ा, रिलेट उसी से हम करेंगे। तो आपने क्या बोला था कि जब dy बाई डी एक्स होता है तो दिस इज स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, है ना। और यहीं से हमने बोला था कि dx बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी था। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ क्या लिखूंगा इसका स्लोप, dv बाई डी टी, एंड dv बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ये बात हम जानते हैं। तो अगर मैं इस p पॉइंट पे देखूं तो इस p पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर इस q पॉइंट पे देखूं तो स्लोप नेगेटिव है, जब स्लोप नेगेटिव होता है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है। तो ये बिल्कुल सेम बात है जो हमने पहले करके आए थे। अब यहाँ पे एक खास बात और आती है, एरिया अंडर कर्व। वो क्या है? तो इंटीग्रेशन से इसको रिलेट किया था हमने पहले भी। इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला था कि अगर आप इसे ऐसा लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर हमें यह भी पता है कि जब एरिया अंडर कर्व लिखा जाता है तो इंटीग्रल वी डी टी लिखा जाता है। पक्की बात? तो आप इसे अभी भूल जाइए, हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की। तो जब एरिया अंडर कर्व है तो उसको इंटीग्रेशन से रिलेट कर सकते हैं इंटीग्रल वी डी टी से, ठीक है। एंड दिस इंटीग्रल वी डी टी इज नथिंग बट, क्या आ जाएगा ये, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम अभी हम पढ़ के आए थे। अगर मैं इधर उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो लिखूंगा डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रल डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। और क्या यही आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज एरिया अंडर कर्व, और ये सेम है इंटीग्रल डी एक्स के विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान में आती है वो ये है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व देखा जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल देता है। अनदर इंपॉर्टेंट बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जब स्लोप देखेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन जब एरिया अंडर कर्व देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसीलिए वेलोसिटी टाइम कर्व इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे आप एरिया भी, सॉरी, इससे आप एक्सेलरेशन भी देख सकते हो स्लोप के थ्रू, और इससे आप डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हो एरिया अंडर कर्व के थ्रू। तो यहाँ से हम दोनों चीजें लिंक कर पाते हैं, इसलिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन एरिया में भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बातें हैं जैसे स्लोप में थी। तो जो टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव कहलाएगा, जैसे ये वाला एरिया, क्योंकि ये इस एक्सिस से ऊपर है। और जो एरिया नीचे है वो नेगेटिव एरिया कहलाएगा, मतलब ये वाला एरिया जो टाइम एक्सिस से नीचे है ये नेगेटिव एरिया कहलाता है। तो अगर टोटल एरिया देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो लिखा जाएगा S1 माइनस S2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और S2 नेगेटिव है। जबकि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। तो टोटल पाथ में साइन का दिक्कत नहीं होती, तो अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा एरिया को ऐड कर देंगे S1 प्लस S2। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि साइन के साथ चलता है इसलिए ये S1 माइनस S2 लिखा जाएगा, जबकि डिस्टेंस S1 प्लस S2 लिखा जाएगा। S पर क्या है, एरियाज, ये जो S है ये S1 इसका एरिया है और S2 इसका एरिया है। और कर्व कौन सा है, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 माइनस S2 है। जबकि डिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वहां पे सब ऐड होता है, इसलिए S1 प्लस S2 है। क्लियर है? अब इसी तरीके से जैसे आपने वहां ग्राफ पढ़े थे, यहाँ भी कुछ ग्राफ से जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व। कांस्टेंट वेलोसिटी कर्व है ये, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही, लगातार कांस्टेंट है। और कैसी है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी जो है वो टाइम एक्सिस से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है।
सेकंड अगर केस देखें तो सेकंड केस में ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और कैसा है इसका स्लोप? इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव है, तो v भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। थर्ड केस अगर देखें तो थर्ड केस में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ऐसा हमें दिख रहा है। लेकिन क्या वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है? यस, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमेशा टाइम एक्सिस से ऊपर की तरफ है। तो जब कर्व हमेशा टाइम एक्सिस से ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है। तो यस, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि देखो इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप मोर देन 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। ये जब एंगल मोर देन 90 बनता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब जो स्पीड है वो लगातार कम हो रही है, तो ग्राफ से हमें दिख भी रहा है कि स्पीड लगातार इसकी कम हो रही है। ठीक है, अब अगर ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे अपने को देख पाते हैं कि वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि जो ग्राफ है वो हमेशा टाइम एक्सिस से ऊपर है, इस एक्सिस से ऊपर है ग्राफ हमेशा, मतलब वेलोसिटी है तो पॉजिटिव। लेकिन क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है? यस, वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है, ये भी हमें दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, स्लोप देखो, तो यहाँ था स्लोप 0 इस पॉइंट पे, लेकिन स्लोप लगातार इंक्रीज कर रहा है, स्लोप लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो है तो पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन भी लगातार इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ऊपर वाले जो दोनों केस थे इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्योंकि स्लोप लगातार कांस्टेंट था, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर देखें तो यहाँ पे देखो स्लोप जो है वो हमेशा नेगेटिव है, देख पा रहे हैं, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वाला ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस से ऊपर है, तो वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हम देख पा रहे हैं क्योंकि टाइम एक्सिस से ऊपर है। क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है? बिल्कुल डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ चल रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज तो कर रही है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका स्लोप अगर देखें तो हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? तो ये देखो यहाँ पे स्लोप था 0, अब स्लोप लगातार इंक्रीज होता जा रहा है इसका। तो जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट केस अगर देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बिल्कुल वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि हमेशा टाइम एक्सिस से ऊपर है। क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है? यस, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ ऐसा जा रहा है। अच्छा, क्या एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो स्लोप देख लो, स्लोप यहाँ पे ज्यादा है और ऊपर जाते जाते स्लोप लगातार कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारे केसेस जो हैं आपके पास, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड केसेस हैं जो हमने यहाँ पे बात करी। अब देखो इन्हीं को अपन कर्व में प्रैक्टिकली यहाँ यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि एक बॉल को एक हाइट से फेंका था, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था। अब आपसे पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऊपर को पॉजिटिव लेना है, अभी भी इन्होंने बोल रखा है कि टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। चलिए इसको जो है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी अभी पॉजिटिव है, शुरू में u स्पीड है ना, तो u से शुरू होगा अपना ग्राफ, और ऊपर जाते जाते वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g। और क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है? यस, g हमेशा एक कांस्टेंट है, मतलब जो स्लोप बनेगा वो भी एक कांस्टेंट बनेगा, और स्लोप बनेगा कुछ ऐसा, और वेलोसिटी फाइनली हो जाएगी 0 एक टाइम बाद। ये स्लोप कैसा है? तो ये स्लोप अगर देखें तो नेगेटिव स्लोप है, देख पा रहे हैं आप, स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि जी नीचे की तरफ है और नीचे को हमने नेगेटिव माना है, तो स्लोप नेगेटिव है। स्लोप की वैल्यू जी के बराबर है, और यहाँ पे आके इसकी स्पीड 0 हो गई है, मतलब ये अभी टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसकी स्पीड 0 हो गई है। अब
जैसे जैसे नीचे आएगा, यहाँ से फिर से इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी, और अब इस बार वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, विद द सेम स्लोप। सेम स्लोप क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो इसका है वो लगातार जी है। जब एक्सेलरेशन लगातार जी है तो स्लोप इसका लगातार कांस्टेंट रहने वाला है, और ये इसका बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से बताता हूँ, क्योंकि इनिशियल स्पीड इसके पास u थी, ऊपर की तरफ थी, तो हमने ग्राफ यहाँ से ऊपर से शुरू किया, पॉजिटिव से थोड़ा ऊपर से। उसके बाद जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी स्पीड जीरो गई, तो हमने ग्राफ को जीरो पे टच कर दिया। और क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार नीचे है, नीचे नेगेटिव है, मतलब स्लोप लगातार नेगेटिव है और कांस्टेंट है। उसके बाद इसकी जब डाउनवर्ड मोशन शुरू हुआ तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो हमने लगातार इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव में इंक्रीज किया। ये इसका पूरा मोशन रहेगा, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। तो इस टाइप की कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं इसमें। आगे बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की, देन चलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ, और फिर देन उनकी समरी बनाएंगे, सब ग्राफ्स को एक साथ मिला के हम देखेंगे कि किस किस टाइप के ग्राफ किस किस मोशन के लिए बन सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर समय मिला तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें, और आर्काइव के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी को, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो फिर पूछिएगा आप।